Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जाति आधारित जनगणना कराना कठिन, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला। आरटीआई के तहत नहीं आता पीएम केयर्स फंड, केंद्र सरकार ने बताया दिल्ली हाई कोर्ट को। और गलत बाल काटने पे एक सैलून को देना पड़ेगा 2 करोड़ का मुआवजा। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम एक बार फिर आपके सामने हमारा कोट अनकोट का ये एपिसोड लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। ये खबरें पूरे देश भर के कोर्ट से आती हैं और इस बार हमारे पास आपके लिए पहली जो खबर है वो आ रही है। केंद्र सरकार ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि जाति जनगणना कराना इस समय भारत में बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। ये जो सबमिशन है केंद्र सरकार ने ये एफिडेविट जो फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो दरअसल महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पे फाइल हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने ये याचिका दर्ज की थी कि जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए देश में। अब ये मुद्दा तो नया नहीं है, लेकिन अब एक बार वापस से उजागर हो रहा है। दरअसल जाति आधारित जनगणना देश में पिछली बार बहुत ही पहले 1931 में हुई थी, आज़ादी के भी पहले। उस समय जो भारत की आबादी थी जिसकी जनगणना हुई थी, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी आबादी उसमें शामिल थी। लेकिन आज़ादी के बाद जब पहली बार जनगणना हुई थी, 1951 में हुई थी, तब इसमें जाति से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन थी वो इंक्लूडेड नहीं थी। अब 1931 की जनगणना में जाति और जनजाति का कॉलम था, उसको चेंज करके 1951 में उसको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कॉलम में बदल दिया गया था। ये ऑफ कोर्स उस समय और अभी भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था ये सुनिश्चित करना कि ये दोनों चीज़ें पता चले, क्योंकि संविधान के हिसाब से, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी जैसे कि आप जानते हैं उनको आरक्षण मिलती है, उनके लिए कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसलिए ये जाति और जनजाति के कॉलम को इसमें बदल दिया गया था। लेकिन ये मांग, अब आपको बता दूं, 1951 का जब जनगणना हो रही थी उस समय भी ये मांग उठी थी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अब उस समय किस तरह की बहस हुई, इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, लेकिन आपको बता दूं जो बाद में इसके रिकॉर्ड सामने आए उसके हिसाब से ये बात कही गई थी कि जनगणना की गणना में अगर जाति के आंकड़ों को शामिल किया जाता है तो इससे जाति व्यवस्था कायम रहेगी और सामाजिक विभाजन और गहरा हो जाएगा। ये एक तरह की बिलीफ है, लोग मानते हैं कि ऐसा उस समय हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ऐसा माना था 1951 में, और तब से ही सिर्फ एससी एसटी कॉलम होता है हमारे जनगणना में। लेकिन 1953 से जब से एक नेशनल कमीशन बने हैं हमारे देश में, तभी से ही सारे बैकवर्ड क्लास कमीशन ने इस बात की है कि उनकी तरफ से बैकवर्ड क्लासेस के लिए बेनिफिट्स बनाने के लिए जिस तरह के रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं, जिस तरह के सुझाव दिए जाते हैं, उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल झेलनी पड़ती है, क्योंकि जनगणना में इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं होती है। तो उन्होंने जितनी भी कमीशन तब से आई हैं, उन्होंने कई कमीशन ने चैप्टर पे चैप्टर इस बारे में बात की है और ये सुझाव दिया है कि उनके पास ऐसे आंकड़े भी मौजूद होने चाहिए। जी अपूर्वा, और जहां तक महाराष्ट्र सरकार की याचिका की बात है, उसमें दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अपनी याचिका में जो 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सर्वे हुआ था, जिसको उस वक्त कहा गया था कि वो जाति आधारित जनगणना है, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करी थी। महाराष्ट्र सरकार का ये मानना है कि उस सर्वे में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनकी भी जो आंकड़े हैं वो उस सर्वे में दिए गए हैं। मगर 2011 से लेकर 2021 तक अभी तक इस सर्वे को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो इसी को जो है, इसी डिमांड को रेज करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी
इसका भी एक बैकग्राउंड है, वो है ओबीसी रिजर्वेशन को लेके, मगर उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो बहुत लंबी एक उसके लिए एक अलग से लंबा एपिसोड करना पड़ेगा। तो ये डिमांड रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने अपनी पिटीशन फाइल करी, जिसके रिस्पॉन्स में केंद्र सरकार ने अब जो है 21 सितंबर को अपना एक हलफनामा दाखिल किया। उसमें केंद्र सरकार ने दोनों चीज़ों को जो है एक तरीके से अपने हलफनामे में शामिल किया है। उन्होंने जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सर्वे है उसके बारे में भी बात करी है, और साथ ही साथ ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि जाति आधारित जनगणना करवाना बहुत कठिन है, कंप्लीटली जिसे कहते हैं मुश्किल और नामुमकिन है। और क्यों कठिन और मुश्किल है? क्योंकि उनका मानना ये है कि पहली बात कि एक तो ये बहुत ही सोची समझी नीति है, जैसे कि अपूर्वा ने बताया कि 1951 में क्यों जो है सरकार ने उस वक्त ये निर्णय लिया कि क्यों वो जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएंगे। फिर उन्होंने आगे ये भी बोला कि इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्र होने के बाद भारत में जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, जो अलग अलग कास्ट है, वो फर्दर जो हैं सब कास्ट में डिवाइड हो गए हैं। और कुछ लोगों ने जो है कुछ लोग अपने गोत्र को लेके भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो केंद्र सरकार का ये मानना है कि एक बहुत ही कंफ्यूज्ड सा सिनेरियो एक तरीके से बन चुका है, जिसकी वजह से कौन किस जाति का है ये एक तरीके से बड़ा मुश्किल है बताना, बहुत ही असंभव है बताना, क्योंकि जो एक ही जाति के जो लोग होते हैं वो अपने आप को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, अलग अलग सरनेम से बुलाते हैं। तो वो जो सरनेम होते हैं वो चाहे सुनने में अलग अलग होते हैं मगर वो होते तो एक ही हैं। मगर जनगणना में जो इन्यूमरेटर जाता है उसके लिए ये समझना कि क्या वो एक ही कास्ट के हैं ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। और दरअसल उनका ये भी मानना है केंद्र सरकार का कि काफ़ी स्टेट्स में जो हैं जो अनाथ बच्चे होते हैं वो भी ओबीसी कैटेगरी के होते हैं, तो किसी अनाथ बच्चे से जाके पूछना कि क्या आप ओबीसी हैं या नहीं वो भी बहुत मुश्किल है। तीसरी बात जो केंद्र सरकार ने ये बताई कोर्ट को कि काफ़ी क्रिश्चियंस हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं मगर ओबीसी बन चुके हैं, तो उस चीज़ को भी अंदाज लगाना कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो भी बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो ये सब बातें कहने के बाद जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात थी, जो जिस पे महाराष्ट्र सरकार अड़ी हुई है कि उसके आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए, उस पे केंद्र सरकार का ये मानना है कि वो आंकड़े हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। और उन्होंने इसके लिए 2 रीजंस बताए हैं। पहला रीजन ये है कि ये जो सर्वे था 2011 का, ये एक ओबीसी सर्वे नहीं था, ये ऐसा सर्वे नहीं था पता करने के लिए कि हमारे देश में कितने बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने केंद्र सरकार ने ये बोली कि जो इस सर्वे में आंकड़े इकट्ठे किए गए थे उनमें बहुत गलतियां हैं। इतनी गलतियां उन्होंने बोली कि एक तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र का ही ब्यौरा देते हुए ये बोला कि उस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में 4 लाख से ज़्यादा जो हैं ओबीसी क्लासेस के लोग हैं, जबकि जो महाराष्ट्र की अपनी ऑफिशियल लिस्ट है उसमें केवल 494 हैं। तो इसी तरीके की गलतियों को उन्होंने अपने एफिडेविट के थ्रू दर्शाया, और इन्हीं गलतियों के कारण केंद्र सरकार का ये मानना है कि जाति आधारित जनगणना करना बहुत ही मुश्किल है। केवल अभी ही नहीं, आगे के लिए भी केंद्र सरकार ने बोला कि ये बहुत एकदम ही प्रशासनीय तौर से बहुत ही कठिन कार्य होगा। जो हमारे पास आपके लिए दूसरी खबर है वो आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट से। ये खबर जो है ये पीएम केयर्स फंड से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं पीएम केयर्स फंड है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इस फंड को कोविड-19 से जुड़ी आपदाओं से एक तरह से लड़ने के लिए बनाया गया था जब कोविड-19 पैंडेमिक भारत में आया था। अब जो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, अब सरकार ने कोर्ट को ये कहा है कि जो फंड है, ये ट्रस्ट जो है जिसके अंदर ये फंड बनाया गया है, वो दरअसल सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है किसी तरह से। कोर्ट को ये बताया गया है कि ये फंड दरअसल ना ही कॉन्स्टिट्यूशन और ना ही किसी लॉ के अंदर बनाया गया था। और इसलिए अब आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं इससे पहले, इसके बाद भद्रा आपको बताएंगी कि कोर्ट को दरअसल क्या बताया गया है सरकार की तरफ से। अब ये जो सबमिशन किया है सरकार ने, ये जो कोर्ट को बताया, ये दरअसल एक याचिका में बताया जो कि सम्यक गंगवाल ने फाइल की थी। इस याचिका में ये रिक्वेस्ट की गई है सीधा सीधा कि इस
फंड को, जो ये पीएम केयर्स फंड है, इसको संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट यानी कि राज्य घोषित कर दिया जाए। इसका मतलब ये होगा, उनकी तरफ से उन्होंने कहा था कि अगर इसको राज्य घोषित कर दिया जाएगा तो इस फंड में थोड़ी और पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसका मतलब ये भी होगा कि ये फंड आरटीआई के अंदर आएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आएगा। तो इस फंड के बारे में जो भी जानकारी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे डोनेशंस होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े डोनेशंस की जानकारी सामने आई है। अगर ये फंड पब्लिक अथॉरिटी बन जाता है, ये फंड स्टेट बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर घोषित कर दिया जाता है, तो ये आरटीआई के भी अंदर आएगा और ये सारी जानकारी फिर इसको पब्लिक करनी पड़ेगी एक तरह से, ये पब्लिक में। और अगर इसको राज्य घोषित, स्टेट घोषित कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इस फंड के बारे में जो सारी जानकारी है वो उसको पब्लिक करना पड़ेगा, उसको सार्वजनिक करना पड़ेगा इस फंड को। अब इसी याचिका पे अब सरकार ने अपना रिस्पॉन्स फाइल किया है, जिसके बारे में भद्रा आपको बताएंगे। जी अपूर्वा, दरअसल इस याचिका के रिस्पॉन्स में जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, उन्होंने पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट में अपना एक एफिडेविट दाखिल किया, जिसके तहत उन्होंने ये बोला है कि जो पीएम केयर्स फंड है ये एक सरकारी फंड नहीं है, और सरकारी फंड नहीं है बल्कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और इस कोष में आने वाली राशि भारत सरकार की संचित निधि में नहीं जाती है। इसका मतलब ये है कि एक तरीके से ये प्राइवेट ट्रस्ट है, क्योंकि इसमें जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे फंड्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको एक सरकारी फंड नहीं घोषित किया जा सकता। और अगर ये सरकारी फंड इसमें नहीं आता है तो इसी की वजह से वो एक पब्लिक अथॉरिटी भी नहीं डिक्लेयर की जा सकती। और जो पीएमओ है उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि जो इस फंड में जितनी भी डोनेशंस आते हैं वो मोस्टली ऑनलाइन आते हैं। लोग जो है चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर्स करते हैं इसमें पैसे का। तो एफिडेविट में इस चीज़ को भी कहा गया है कि ये जो ट्रस्ट है, हर किसी ट्रस्ट की तरह इसका भी ऑडिट होता है, और इस ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इस ट्रस्ट के वेबसाइट पे अपलोड होती है। तो जहां तक ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, पीएमओ का ये मानना है कि जो इस फंड की जो फंक्शनिंग है या जो इस ट्रस्ट का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, इसमें ऐसी कोई बात जो है वो छुपाई नहीं गई है। अपूर्वा, इधर मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि ये मुद्दा जो है पीएम केयर्स फंड को लेके ये पहली बार नहीं आ रहा, ये पूरी जो कंट्रोवर्सी ये पहली बार नहीं आ रही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इसी से मिलता जुलता मुद्दा अभी पेंडिंग है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को जो है कुछ वकीलों ने चैलेंज किया है, चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें भी उन्होंने इसी बात को दोहराया है कि इस फंड में ट्रांसपेरेंसी को लेके काफी सवाल उठाए हैं। और पिछले साल जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी पीएम केयर्स फंड को लेके एक फैसला दिया था। यह फैसला दरअसल एक जनहित याचिका पे आया था, जिसमें जनहित याचिकाकर्ता ने यह डिमांड करी थी कि कोविड के दौरान जो फंड पीएम केयर्स फंड को दिए जा रहे थे, जैसे लोग अलग अलग कॉर्पोरेशन डोनेशंस दे रहे थे पीएम केयर्स फंड में, वो पीएम केयर्स फंड की बजाय जो है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में जाना चाहिए, ताकि कोविड से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, सरकारी खर्चे वो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से रिलीज होने चाहिए। मगर वो उस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे जो है स्ट्रेस किया कि जो पीएम केयर्स फंड है वो एक ट्रस्ट है, एक वॉलंटरी फंड है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई जबरदस्ती है इसमें पैसा डोनेट करने के लिए, तो जिसका मन चाहे वो उसमें डोनेट कर सकता है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली थी कि जो एनडीआरएफ है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से डील नहीं करता है, जबकि जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया था वो स्पेशली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से की वजह से बनाया गया था, कोविड को मद्देनजर रखते हुए। तो ये एक नया मुद्दा नहीं है, एक नई कंट्रोवर्सी नहीं है, मगर अब चूंकि ये हलफनामा और एफिडेविट दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आया है, तो अब देखना ये होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट इसको किस तरह से इस पे निर्देश देती है। बिल्कुल। हमारे पास आपके लिए एक अपडेट भी है। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की हुई है, नई गाइडलाइंस इस बात पर कि कोविड जो मरीज़ हैं जिनकी मौत हो जाती है उनके लिए डेथ सर्टिफिकेट किस तरह से इशू किया जाएगा। हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था, और इन गाइडलाइंस में भी यही लिखा है कि जो ये डेथ सर्टिफिकेट इशू होंगे इनमें
साफ साफ ये मेंशन कर दिया जाएगा कि जो मौत हुई है वो कोविड की वजह से या कोविड से संबंधित किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई है। और ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इन कोविड मौतों के बाद जो इनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इनके घर वाले होते हैं, उनको एक तरह का मुआवजा भी मिलता है। अब इस बात पर कोर्ट को इस हफ्ते ये बताया गया कि ऐसे कोविड मरीज जिन्होंने कोविड पॉजिटिव होने के 30 दिन के अंदर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, तो ऐसी मौत को भी कोविड मौत माना जाएगा और इनके घर वालों को कोविड मुआवजा भी मिलेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल पिछली बार एक तरह से सरकार को बोला था कि उन्हें पहले आपको बता दूं, पिछले हफ्ते अगर आप हमारा वीडियो भी देखें तो सरकार की गाइडलाइंस में ये बात नहीं लिखी थी। सरकार की गाइडलाइंस में ये लिखा था कि अगर सुसाइड से किसी की मौत होती है, एक्सीडेंट से होती है या जहर खाने से होती है तो उसको कोविड डेथ, कोविड मौत नहीं माना जाएगा। लेकिन सिर्फ ये आत्महत्या के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि उन्हें इस बात पर वापस एक बार गौर करना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए कि वो इस चीज़ को चेंज कर दे। और इस हफ्ते सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अब अपनी गाइडलाइंस में ये बदलाव कर दिया है और अब ऐसी मौतों को भी कोविड मौत माना जाएगा। और एक और जो छोटा सा अपडेट है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम को लेके। पिछले हफ्ते दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर को वापस लेने से मना कर दिया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने महिला कैंडिडेट हैं उनको नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में बैठने की इजाजत दी थी। दरअसल ये ऑर्डर जो है एक जनहित याचिका पे आई थी और 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को सुनाया था और इस डेट पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो है इस याचिका पे जवाब भी मांगा था। इसके जवाब में 8 सितंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि सरकार जो है उन्होंने एक तरीके से इन प्रिंसिपल डिसीजन ले लिया था कि वो विमेन कैंडिडेट्स को एनडीए में एडमिशन देंगी, परंतु वो ये चाहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो कुछ महीनों के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब एनडीए में विमेन कैंडिडेट्स को दाखिल किया जाएगा तो उसके लिए उनको दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए उनको कुछ समय चाहिए था। और इसके तहत केंद्र सरकार ने एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया जिसके तहत उन्होंने ये बोला कि वो अगले साल मई जून में ही महिलाओं को एनडीए एग्जाम में बैठने की अनुमति दे सकते हैं। मगर इस स्टैंड से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है खुश नहीं हुई। उन्होंने बोला कि जो आर्म्ड फोर्सेस है वो हर तरह के इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लायक हैं और इससे और ज़्यादा गंभीर सिचुएशंस को हैंडल कर चुके हैं। तो ये तो बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है जहाँ पे उनको थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस लाने हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि चूंकि अब गाड़ी चल चुकी है तो वो इस गाड़ी को अब रिवर्स गियर में नहीं डाल सकते। तो जो बेंच थी जस्टिस संजय किशन कौल की, उन्होंने ये बोला कि भाई चलिए इस बार एटलीस्ट शुरुआत की जाए, इसलिए जो 14 नवंबर को एग्जाम हो रहा है उसमें जो महिलाएं हैं उनको बैठने के लिए परमिशन देनी चाहिए और इसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि इन महिलाओं की ट्रेनिंग कब और कैसे शुरू की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका है उसको अभी एक तरीके से डिस्पोज नहीं किया है पूर्वा, उसको अभी पेंडिंग रखा है क्योंकि एग्जाम होने के बाद वो फिर इस पूरे मुद्दे पे गौर करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कैसे और कब महिलाओं को दरअसल एनडीए में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट आपके लिए था। और जो हमारी आखिरी खबर है पूर्वा, वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से आप थोड़ा बताएंगी इस केस के बारे में, ये है क्या? बिल्कुल भद्रा, खबर बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल इसमें हुआ ये था कि दिल्ली के होटल में अब एक सैलून को, एक महिला को, एक मॉडल को 2 करोड़ का जुर्माना देना पड़ रहा है खराब हेयर कट की वजह से। उन्हें ये हेयर कट काफ़ी भारी पड़ गया। इस केस में हुआ क्या था कि दरअसल आशना रॉय जो इस केस में पिटिशनर थी, एप्लीकेंट थी, वो 2018 में एक दिल्ली के होटल के एक सैलून में गई थी और वहाँ पे वो एक्चुअली पेशे से एक हेयर केयर मॉडल थी और उन्होंने कई बड़े हेयर केयर ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी की हुई थी। अब जब वो वहाँ पे गई तो उन्होंने अब ये कहा था कंज्यूमर फोरम के सामने कि इस सैलून ने उन्हें इतना ख़राब हेयर कट दिया, उनका एकदम जो उन्होंने उनको कहा था करने के लिए उससे एकदम उलट पलट काम कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही आर्थिक मुश्किलें झेलनी पड़ी और उनके मॉडलिंग असाइनमेंट्स
पेमेंट्स भी काफ़ी कम हो गए इस सैलून की वजह से, और अब इस पर कंज्यूमर फोरम का ये ऑर्डर आया है। जी, दरअसल इस हेयर कट के काटने से पूर्व उनके जो स्कैल्प है उसमें डैमेज भी आ गया था, और जो कंज्यूमर कमीशन है उन्होंने जो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन थी मॉडल और होटल के सैलून के बीच में, उस पे उसको नज़रअंदाज नहीं किया, उसको कंसिडर करते हुए ये बोला कि एक तरीके सैलून ने अपनी गलती मानी थी, क्योंकि हेयर कट करवाने के बाद जो सैलून है उन्होंने उनको एक फ्री ट्रीटमेंट भी ऑफर किया था, जिसके लिए उन्होंने जाना शुरू कर दिया था। मगर उस फ्री ट्रीटमेंट से भी उनके जो बाल थे वो और भी ज्यादा खराब हो गए। तो कमीशन का ये मानना था कि जो महिलाएं होती हैं उनका बहुत ही एक इमोशनल बॉन्ड होता है अपने बालों से, और जो इस केस में जो कंप्लेनेंट थी उनके बाल काफ़ी सुंदर थे, और उन बालों की ही वजह से उनको डिफरेंट मॉडलिंग के असाइनमेंट्स मिल रहे थे। मगर ये जो गलत ट्रीटमेंट दिया गया था और जो गलत हेयर कटिंग हुई थी उसकी वजह से उनके जो मॉडलिंग असाइनमेंट्स थे वो ख़त्म हो गए। तो ना ही भाई आर्थिक मुश्किलें तो उन्हें सामना करनी ही पड़ी, बट उसके साथ साथ उनको एक बहुत ही सदमा लगा, तो मानसिक स्ट्रेस हुआ, उस तरीके से उनको सदमा लगा, और जो नेग्लिजेंस था, जो लापरवाही थी सैलून ने जो करी थी, उसकी वजह से ही उनको ये सारी चीजें जो है भुगतनी पड़ी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो कंज्यूमर कमीशन है उन्होंने इतना बड़ा मुआवजा जो है उसका ऑर्डर दिया है, 2 करोड़ का ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर के मुताबिक जो है ये मुआवजा उनको 8 हफ्तों में जो है मॉडल को देना है। तो अपूर्वा, आज के लिए बस इतना काफ़ी। बिल्कुल, आप सभी का एक बार फिर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ने के लिए। जैसा हमेशा कहती हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, आपके पास कुछ सुझाव हैं तो वो भी देते रहें, और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। जी, और यदि आपके पास कोई सवाल है अपूर्वा या मेरे लिए, उनको भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।